जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और एक ज़बरदस्त सी मैराथन में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। अब देखिए हम बात करते हैं, चूंकि आपका पेपर आपके सर पर है। अब ऐसे में अगर मैं कुछ पढ़ाने जाऊंगा तो वो फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। आप ऑलरेडी पहले से काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, यानी प्रैक्टिस आपके लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रैक्टिस में भी मेरे भाई दो तरह की चीज़ें होती हैं, देखना। जैसे हमने अपने ज़माने में देखा, जब रेलवे की तैयारी कराया जाता था, ठीक है, तो उस समय प्रैक्टिस के नाम पर हलवा क्वेश्चन हो जाते थे। और उसका नुकसान ये होता था बच्चे को, भाई बंद कर दो इसी, ठीक है, उसका नुकसान बच्चे को यहाँ पर ये होता था कि वो पढ़ता कुछ और था और जब पेपर देने जाता था तो वैसे क्वेश्चन उसको मिलते ही नहीं थे, जिसका बहुत गंदा नुकसान उसको झेलने को मिलता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये सोचा कि देखो भाई, बात यहाँ पर ये है कि मैं टू द पॉइंट और बढ़िया आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जिससे आपका भी दिमाग खुलेगा। मतलब जितना आप पढ़ रखे हो, अगर हम उसी को आकर के मैराथन में पढ़ाएं तो आप नया मेरे से कुछ सीख के लेके नहीं जाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2025 में और 2026 में, ठीक है, 2025 और 2026 में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आपकी, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहली जो परीक्षा हुई है आपकी, वो जेई की है, अभी हाल फिलहाल। आरआरबी जेई अगर हम देखें तो, ठीक है, पीपीटी में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। आरआरबी जेई आपके सामने हो गया, ठीक है। जो दूसरी परीक्षा आपकी है वो है आपकी एएलपी की, ठीक है, जो सीबीटी 1 आपका हुआ था, ठीक है, और ये भी 2026 में हुआ है दोनों पेपर। आप देखो उसके बाद में एएलपी के बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाते हैं तो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है आपका, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है, और ये ग्रेजुएट लेवल का प्री हो गया आपका। इसके बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस में बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम के हमने पिक किए हैं। जेई हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसके बाद में आपका एएलपी सीबीटी 1 हो गया, ठीक है, और कौन सी परीक्षा है भाई, ठीक है, अभी 3-4 परीक्षाएं इसके अंदर में और भी हैं। हाँ देखेंगे, यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का भी पेपर है आपका, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर का भी पेपर आपका ले लिया हमने, ठीक है। आरआरबी एससी का पेपर, यानी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सेक्शन कंट्रोलर का आपका पेपर हुआ है हाल फिलहाल, हमने उसके क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम और देखें तो भाई साहब, ये 4 परीक्षाएं तो हमारी हो गई, सीबीटी भी हो गया, एनटीपीसी भी हो गया, सेक्शन कंट्रोलर भी हो गया, ठीक है, और एक आधा परीक्षा और भी है। तो ये जो परीक्षाएं मैं आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ, इन सभी के मैंने क्या किए हैं, आप कह लीजिए कि बेस्ट क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि टॉप क्वेश्चन कह लीजिए। हमने क्या किया है, इन सभी के टॉप क्वेश्चंस को हमने उठाया है और उसके बाद में उसको चैप्टर वाइज का रूप दे दिया है। और अभी इस मैराथन में मैं एग्जाम वाइज आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। क्या कराऊंगा मेरे भाई, यहाँ पर चैप्टर वाइज कराऊंगा, साउंड बढ़ा दो वहाँ से, ठीक है। और जब चैप्टर वाइज कराएंगे तो जैसे परसेंटेज पढ़ाएंगे, तो इसके टॉप क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में इसके टॉप, इसके टॉप, इसके टॉप, इसके टॉप। तो उससे क्या होगा कि जैसे जो आपने पढ़ रखा है वो तो आपके पास में है ही है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो आपको मेरी इस मैराथन के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं आसान वसान क्वेश्चन कराऊं जिससे मेरी लाइव वॉचिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, जिससे मेरे वीडियो पर व्यूज़ तो ज़्यादा आ जाए, लेकिन उससे बच्चे को फ़ायदा ना हो, उससे सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैंने ये यहाँ पर निष्कर्ष लिया। अब तुम लोग बताओ ये मैंने सही किया है कि गलत किया है, बताओ जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर ये सही है कि गलत है, ठीक है। जो रिसेंट में 2025-26 में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके बेस्ट या टॉप क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से आपको कराना, ठीक है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन होंगे जो आप मॉक दे रहे होगे तो फंस रहे होगे वहाँ पे, और यही क्वेश्चन आपको पेपर में भी परेशान करेगा। तो जब बेस्ट लगा लिया तो इजी और मॉडरेट तो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त सर। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। और इस मैराथन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज, और परसेंटेज के क्वेश्चन लगाते हैं। इसी के साथ आपको ये भी आभास होता जाएगा कि आपको कितनी जानकारी है और कितनी जानकारी नहीं है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो जाहिर सी बात है ये बन जाना चाहिए, लेकिन सोचिए कि अगर ये नहीं बन रहा है तो आपके पढ़ाई में कमी है। तो उस कमी को कैसे दूर करेंगे, इस अकेली एक सिंगल वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आज ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा, और वो ये रखा कि सुमन की एक महीने की आय मीरा का 5/7वां भाग है। अगले महीने मीरा की आय सुमन के पिछले महीने की आय का 5/8वां हिस्सा हो जाता है। मीरा की वर्तमान आय सुमन की वर्तमान आय से कितना % कम है। ऐसा सवाल जो पढ़ने में थोड़ा समझ में आए लेकिन बनाने में ना आए, बट ठीक है पढ़ते हैं। कब का है, जेई के 2026 का है। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि फ्रैक्शन को देखा करो, ठीक है। पीडीएफ कहां पर मिलेगा, विद्याग्राम ऑफिशियल का जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5/7, यानी यहाँ पर 5/7 एक फ्रैक्शन इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद में 5/8 है कि हमारे सामने 5/8 इस्तेमाल हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो 8 और 7 दोनों से कट जाए, यानी हमें 56 लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है, तो 56 लेना है। तो सुमन की एक महीने की आय, तो अगर हम देखेंगे तो सुमन का जो आय हम मानते हैं वो हम कितना मानते हैं, तो हम 56 मानते हैं। कितना मानते हैं, तो 56। मीरा की आय का 5वां हिस्सा है।
ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे रुक जाइए, मीरा की वैल्यू लेनी पड़ेगी। सुमन अर्निंग इन अ मंथ आर 5/7 ऑफ मीरा। तो यहाँ पर आपको मीरा की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और मीरा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, तो 56 लेना पड़ेगा। तो इससे सुमन का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो सुमन का आय मीरा की आय का 5/7 है। क्या है, तो 5/7 है। तो यहाँ पर यानी सुमन का आय कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सुमन का आय कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगले महीने मीरा की आय, अगले महीने जो हमारी मीरा है, नेक्स्ट मंथ में जो मीरा जी की आय होगी वो क्या होगी, सुमन की पिछली महीने की आय का 5/8वां हिस्सा। सुमन का जो भी आय था उसका 5/8वां हिस्सा। तो 5/8वां हिस्सा मतलब कितना, तो 25 रुपये। कितना हो जाएगा, तो 25 रुपये। ठीक है, तो कहा गया मीरा की वर्तमान आय सुमन की वर्तमान आय से कितना कम है। जो मेरे भाई यहाँ पर मीरा की जो वर्तमान आय है, यानी प्रेजेंट में जो आय है, सुमन की वर्तमान आय से कितना कम है। ये कितने की कमी है दोस्तों, बताना जल्दी से। फटाफट पेपर पेन ले लो, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करना शुरू करो और बताओ मीरा की वर्तमान आय इससे कितना कम है। तो बोलोगे 15 की कमी। किससे, यहाँ पर 40 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे, तो 100 करोगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 150 को यहाँ पर जो है 4 से भाग, 150 का आधा कितना होता है, 75, 75 का आधा कितना होता है, 37.5। तो यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 37.5 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने मीरा की एक ऐसी आय मानी जो 7 और 8 दोनों से कटती थी। क्यों, ताकि उसके बाद जब हम सुमन की आय निकाले तो वो कट जाए और वैल्यू आ जाए। फिर कहा गया जो मीरा का अगले महीने का आय है वो इसके आय का 5/8 है, इतना है। तो 25 हमारा 40 से कितना कम है, 15 की कमी 40 के ऊपर, ये हो जाएगा। क्लियर है भाई, जल्दी से बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ओके है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए ऐसे ही एकदम अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों को आंसर देते रहना है, आंसर में कहीं पर कोई कमी नहीं करेंगे। आइए आपके में एक इलेक्शन का क्वेश्चन है जेईई 2026 में, जिसने काफ़ी सारे बच्चों को परेशान किया, और उस इलेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग ढंग से तोड़ते हैं। कहा गया कि दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 86% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान दिया, और डाले गए मतों में से 6% बेकार हो गए, मतलब अवैध हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों में से 58% मिला है, और उसने इतने मतों के अंतर से चुनाव जीता है। तो यहाँ पर मतदाता पंजीकृत कितने थे। मैं हमेशा कहता हूँ इलेक्शन में दो तरह के सवाल बनते हैं। एक यहाँ पर ये द विनर गॉट फलाना % ऑफ टोटल वोट एंड विनर गॉट फलाना % ऑफ वैलिड वोट। अगर टोटल वोट कहेगा तो ट्री मेथड लगाना, और अगर वैलिड वोट कहेगा तो यहाँ पर जो है सीरीज मेथड लगाना। तो अगर देखोगे तो कहा गया विनिंग कैंडिडेट गॉट इतना % ऑफ वैलिड वोट, यानी सीरीज लगेगा। तो सीरीज लगेगा तो हम ये मान के चलते हैं कि सर हमारे सामने इतने वोट थे, ठीक है, उसमें से 86% लोगों ने वोट दिया, तो इसका 86% लोग क्या करेंगे, तो वोट देने जाएंगे। फिर उसके बाद में कहा गया 6% बेकार हो गए, तो यानी 100 में से सारे के सारे बेकार निकाल दो तो बच गया 94। ये आ गया आपके सामने वैलिड वोट। ये क्या आ गया, तो ये आ गया मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट। वैलिड वोट का कितना % विनर को मिला, तो 58%। अगर 58% विनर को मिला है तो यहाँ पर जो लूज़र होगा उसको कितना मिलेगा, तो 42% मिलेगा। विनर को इतना मिला, लूज़र को इतना मिला। क्वेश्चन में जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो अंतर दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया वो क्या दिया गया, अंतर। अगर मानो ये विनर की वैल्यू होती तो इस संख्या का 58% बराबर विनर की वैल्यू, अगर ये लूज़र का मान होता तो इस संख्या 42% बराबर लूज़र का मान। ये तो डिफरेंस है, और इनमें डिफरेंस कितने का है, तो इनमें डिफरेंस जो है अगर आप देखोगे तो 16% का है। डिफरेंस कितने का है, तो 16% का है। यानी यहाँ पर हम ये बात कहेंगे कि सर इस संख्या का जो 16% होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, और वो है 202,100। और यहीं से आपको क्या करना है, तो एक्स का मान निकालना है। आप चाहो तो इसके अंदर में डिजिटल सम भी लगा सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इसको अपना कैलकुलेट करके भी अपना बना सकते हो। ये सब आपके ऊपर में है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो बोलेंगे सर यहाँ देखिए डिजिटल सम कैसे लगेगा, मैं बताता हूँ। पहली बात तो अपने ऑप्शन के सारे डिजिटल सम निकाल लीजिए। 6 और 2 8 और 1 9 और 5 और 4 9, तो इसका डिजिटल सम 9 आ गया। 6 2 8 और 1 9, 8 और 5 13, 13 का 3 और 1 4 आ गया। 6 2 8 1 9 और 5 5 10 का मेरे भाई 1 आ गया। 6 2 8 और 1 9 5 2 7 आ गया। सारे अंकों के डिजिट के जो सम है वो अलग अलग हैं, और सारे अंकों के डिजिट के जो सम है वो अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो x बराबर, ठीक है, 2 2 4 और 1 हमारे सामने हो जाएगा 5, ठीक है। ये 1 है 1 है 1 है, तो कोई बात नहीं, 1 ही रहेगा, ठीक है। 8 और 6 14, मतलब 5 आएगा, वो 5 हमारे सामने नीचे चला जाएगा। यहाँ पर ये 4 आएगा, वो भी नीचे चला जाएगा, और ये हमारे सामने 7 आएगा, वो भी चला जाएगा। अगर हम कायदे से देखेंगे 5 × 1 हमारे सामने 5 होगा। 7 चौके 28 होता है, 28 का मतलब 1 होता है, और 1 × 5 5 होता है। अगर ये इसको एक तरीके से काटेगा भी तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। हालांकि डिजिटल सम में कटता नहीं है, नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर 2 से गुना कर दो तो 1 आ जाता है।
तो जैसे दुनिया को क्या लगता है, बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना टफ है, कितना कैलकुलेटिव, अरे तुमको तरीका नहीं पता है, इसीलिए तुमको टफ लगा और कैलकुलेटिव लगा। अगर तुम सही से हमसे पढ़े होते तो पहली बात तो तुमको यहीं पे सिखा देते कि भाई यहाँ जब वैलिड वोट की बात होती है तो सीरीज लगता है, और दूसरा जहाँ सीरीज लगता है तो वहाँ डिजिटल सम जरूर लगता है। तो आप अगर देखोगे तो जैसे ये जो चीज़ें ऊपर में है नीचे में आएंगी, नीचे वाली ऊपर में जाएंगी, नीचे वाली 1 थी तो ऊपर चली गई, और ऊपर वाली सारी की सारी नीचे आ गई। डिजिटल सम यहाँ लगा लो। और अगर डिजिटल सम तुमने नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पर सर्च करो डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, 2 वीडियो आएगी, दोनों वीडियो ऐसी है जो तुमको कैलकुलेशन में हीरो बना देगी, तो वो देख लेना तुम, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुनाव का ही है लेकिन एक नॉर्मल और साधारण सा सवाल है। कहा गया एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे और उन्हें क्रमशः 4500, 1260, 240 और 2000 वोट मिले हैं। यदि सभी पात्र मतदाताओं ने मतदान दिया और वोट जो है सारे के सारे वैध थे, तो चारों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में थे, तो विजेता उम्मीदवार और दूसरे स्थान पर उम्मीदवार के वोट में कितने % का अंतर था। ठीक है, यहाँ पर 4 लोगों को वोट मिला है कुछ इस प्रकार का, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, तो कितने % का अंतर था। सबसे पहली बात यहाँ पर किस किस में पूछा गया है, देन द डिफरेंस बिटवीन द वोट परसेंटेज ऑफ विनिंग कैंडिडेट एंड द रनर अप। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिला वो इसको मिला तो ये विनर हो गया, और दूसरा जो वोट मिला वो इसको मिला तो ये लूजर हो गया। ठीक है, यानी रनर अप हो गया। तो इनमें कितने % का अंतर है, कितने % का अंतर है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, कितने वोटों का अंतर है भाई साहब, कितने वोटों का अंतर है, 2500 का है। कितने वोटों का अंतर है, तो बोलोगे गुरुजी 2500 का है। और ये 2500 टोटल का कितना % है, बस ये पता कर लो, ये 2500 टोटल का कितना % है। तो टोटल कितना होगा, तो बोलेंगे सर 6500, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1250, तो 8000। आप सबको जोड़ करके देख लो मेरे भाई, 8000 होगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो 4500 8000 का कितना है, 2008 का कितना है वैसे, या इनका डिफरेंस 8000 का कितना % है वैसे। तो समझदार आदमी क्या करेगा, जो डिफरेंस है वो टोटल वोट यानी 8000 का कितना % है, तो टोटल वोट का कितना % है, तो यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं आपका क्या निकल करके आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सर 3 0 से 3 0 खत्म, 8 से काटिए, 3 बार में 24 और 1 बार में इतना 31 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। तो कहा गया था कि जीतने वाले और हारने वाले में कितने % का अंतर है, तो मैंने यहाँ पर कहा जीतने वाले और हारने वाले में इतने वोटों का अंतर है, और ये टोटल का कितना % है, तो 31.25। बहुत बढ़िया भैया, यहाँ पे जो है नीतीश बाबू, आयु जी, सृष्टि जी, प्रियंका, ठीक है, सारे के सारे बच्चे खतरनाक तरीके से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चंस हमने रखे हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है तो थोड़ा हम लोग पेस भी मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि मैं ये मान करके चलता हूँ कि अब आपकी परीक्षा 7 तारीख की है। ठीक है, और जहाँ पर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो तैयारी तो आपने की होगी। जो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं वो मेरी मैराथन के माध्यम से आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस में धीमी रफ्तार बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आइए चलिए, यहाँ पढ़िए क्या कहा गया। श्री मदन ने अंग्रेजी में 10 में से 9 प्राप्त किए, जीव विज्ञान में जो है 16 में से 15 प्राप्त किए। अंग्रेजी और गणित में उनके अंकों का प्रतिशत का अनुपात 15 और 16 है। यदि गणित के कुल अंक 20 हैं तो गणित और जीव विज्ञान में अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अंग्रेजी में 10 में से 9, तो अगर इंग्लिश में आप मान लीजिए 10 नंबर के पेपर में आप 9 नंबर लेकर आते हैं, तो वो % में जब आप बदलेंगे तो कितना % हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी 90% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90%। फिर कहा गया जीव विज्ञान में 16 में से 15 प्राप्त किए हैं। जीव विज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो लाइफ साइंस। ठीक है, तो 16 नंबर में आपके कितने आए हैं, तो 15 नंबर आए हैं, इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, यानी कितना % है आपका, तो 16 नवा 144, 60 हो गया, 16 तिया के 48 मेरे भाई 12 हो गया। ठीक है, और उसके बाद में 16 सतह 112 और 16 85 93.75 हो गया। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि अंग्रेजी में 90 मिलता है, साइंस में हमारा इतना मिलता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया, ज़रा वो देखिए। क्वेश्चन में कहा गया कि उनके अंग्रेजी और गणित में अंकों के प्रतिशत का अनुपात इतना है। अगर अंग्रेजी में इतना आया है तो मेरे भाई मैथ में जो आया होगा वो इतना आया होगा। अब मैं आपको इसी से मेरे भाई यहाँ बताऊंगा। उन्होंने कहा इंग्लिश और मैथ्स का जो % है वो 15 और 16 के अनुपात में है। अब यहाँ पर इनको ये कौन समझाए, ठीक है, कि इंग्लिश के % की वैल्यू कितनी है, 90, यानी ये 15 का मान कितना है, तो 90%। ठीक है, तो अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 16 होगा, तो 15 का मान 90 अपने आप का 6 गुना, तो 16 का मान अपने आप का 6 गुना 96%। यानी अगर चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, तुम अगर 15 आओगे तो हम 16 आएंगे, तो तुम 90 आओगे तो हम 96 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमको अंग्रेजी का % पता चल गया, साइंस का % पता चल गया, मैथ का % पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा है, तो क्वेश्चन में कहा है मैथ और साइंस में कितने % का डिफरेंस है। ये तुम्हारे सामने मैथ है और ये तुम्हारे सामने साइंस है, अंतर बताना कितने का होगा। तो 96 में से 94 को माइनस करो तो 2 आ जाएगा, और 100 में से 75 को माइनस करो तो इतना आ जाएगा। तो इतने % का क्या है, तो अंतर है 2.25। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, तो ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, सब आपको ध्यान रखने हैं। तो परसेंटेज में जो बाकी परीक्षाओं में जो ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे वो कुछ उसी प्रकार से थे।
अब आज ये चलिए प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं और बढ़िया तरीके से हम लोग सीखते हैं। क्लास की पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद में जो टेलीग्राम है हमारी विद्याग्राम वाली, ठीक है, जिसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी अभी पिन हो जाएगा, भाई पिन कर दीजिए, फटाक देना उस टेलीग्राम का। और साथ में कमेंट बॉक्स में साथ साथ मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा, तो आप वैसे कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के 18 से 20 चैप्टर हैं, जिसमें आपकी स्टैटिस्टिक्स भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, तो हमें सारे कवर करने हैं और अच्छे से कवर करने हैं। एक बच्चा कहता है रेलवे का नया मैथ्स का बुक लेकर के आओ। भाई वो रेलवे वाली बुक देना एक बार। ठीक है, आपकी रेलवे की ऑलरेडी मेरे भाई यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त किताब ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, और इसके अंदर में बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक के सारे क्वेश्चन है, सारे टाइप कवर है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेलवे में मैथ्स में बिकने वाली अगर कोई किताब है तो यही है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन के आंकड़े कहते हैं, उनके ऊपर में दिए गए रेटिंग और रिव्यू कहते हैं। आप रेलवे में गणित में किसी भी किताब का जाकर के रेटिंग से ही पता लगा लेना, सबसे ज़्यादा रेटिंग आपके अपने रेलवे गणित की किताब की है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में मौजूद है अगर आप देखोगे तो। और सबसे ज़्यादा रेटिंग क्यों है इस किताब की भाई, इसकी हिंदी वाली कहाँ है देना। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेटिंग क्यों है इस किताब की भाई, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर में जो कंटेंट है वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि बच्चे को पूरी तरीके से मदद मिलेगा और वो पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा पाएगा। तो आप इसका लाभ उठाइए और बढ़िया तरीके से आप इससे पढ़िए दोस्तों यहाँ। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं लाभ और हानि को लेकर के। लाभ और हानि का पहला क्वेश्चन है 5 नंबर सवाल, आप पढ़िए और जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। चलिए हम आपको समय देते हैं यहाँ पे, और समय आपके सामने है कुल मिलाकर के 45 सेकंड, जल्दी से बताइए। ठीक है, यही है आपकी रेलवे गणित वाली किताब जो हिंदी में भी है, और आप देखना बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम कीमत में बहुत ज़बरदस्त बुक है ये। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी कंटेंट है। आ जाइए, तो हम आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन में करा रहे हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदी है और इसकी मरम्मत पर 82 रुपये खर्च होते हैं। तो आनंद की खरीदी हुई कीमत और 82 रुपये दोनों को जोड़ने के बाद मान लेते हैं कि उसकी वस्तु की कीमत का दाम कितना होगा, 100 रुपये होगा, मान लेते हैं। ठीक है, फिर कहा गया बाद में वस्तु को भरत को 25% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, फिर आनंद भरत से वह वस्तु इतने में बेच दी जिसमें उसे 47% की हानि हुई। तो भरत को वस्तु बेचने से ठीक पहले आनंद ने उसके लिए वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। मैं पूरा का पूरा थोड़ा कहानी आपको समझाता हूँ कि पूरी कहानी जो है वो क्या है। आनंद ने एक वस्तु खरीदी, तो ये आनंद नाम का व्यक्ति है। ठीक है, खरीदने के बाद में जैसे मानो यहाँ पर इसने कुछ वस्तु खरीदी थी और उसके बाद उसमें 82 रुपये उसने मरम्मत में और खर्च कर दिए। ठीक है, अब क्या वो वस्तु भरत को 25 के लाभ में बेचता है। ये वस्तु वो भरत को बेचता है और कितने के लाभ में बेचता है, तो 25 के लाभ में बेचता है भाई। ठीक है, अंततः भरत ने वह वस्तु इतने में बेच दी जिससे 47 की हानि हुई। और भरत क्या करता है, 47 की हानि पे उस वस्तु को 2915 में जो है वो बेच देता है, इतने में वो बेच देता है। तो कहा गया था मेरे भाई कि भरत को बेचने के ठीक पहले आनंद ने उसे कितने में बेचा था, या आनंद के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य कितनी थी। देखो, मेरा कॉस्ट तुम्हारा मतलब ऐसे मान लो तुम मेरे से सामान खरीदने आए और मैंने तुम्हें बेचा, तो दो चीज़ें सेम होती हैं, मेरा सेलिंग प्राइस और तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में मैं बेचूंगा उतने में ही तो तुम खरीदोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि आनंद ने यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आनंद के लिए वो कीमत क्या थी ये पता करना है। ठीक है, कि भारत को बेचने के ठीक पहले आनंद के लिए उस वस्तु की लागत कितनी थी, आनंद ने कितने रुपए जो है यहाँ पर उसको लगाए थे, कितने लगा करके बेचा था। तो यहाँ पर है ना तुम्हारा इस 82 का कहीं पर कोई रोल नहीं है, 82 रुपए भी तो उसने लगाए ही थे ना। तो ओवरऑल ये बताना है कि इसने अपने जेब से कितने लगाए थे। तो ऐसे सवालों को आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है, हम किस मेथड से बनाते हैं, तो सीरीज मेथड से। ऐसे सवालों में इनको मानते हैं हम लोग एक्स। तो मानो एक्स में मेरे भाई लिया था 25 के लाभ में बेच दिया, तो 100 में बच्चों 25 का लाभ बेच दिया, तो कितना हो गया, 125 हो गया। फिर 47 का नुकसान था, 100 में मेरे भाई 47 का नुकसान, तो कितने में हो गया, 53 में हो गया, और ये बराबर हो गया 2915 के। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, तो बढ़िया से सॉल्व करेंगे। और क्या, 53 से आप देखोगे यहाँ पे तो 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 3 15 50 25 और 1 26, 265। 11 से 6 आपके सामने इतना, 8 से आपके सामने इतना, और फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा फिर 5 बार में। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बच्चे और कह सकते हो 25 से गुरुजी 5 बार में, 25 से आपके सामने 4 बार में, 5 से आपके सामने 11 बार में, एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 4400। एकदम सही तरीके से उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यानी उसने अपने जेब से कितने लगाए थे, 4400 रुपए। इसमें अगर ये पूछेगा बिना मरम्मत के कितने पैसे लगाए थे, तो इसमें से 82 घटा देना,
तो 4318 रुपये करके आएगा। और 4318 रुपये में उसने खरीदा था, 82 रुपये जेब से लगाए थे, कुल मिला के 4400 बन गया था। तो यहाँ पूछता है कि टोटल जेब से कितने लगाए, तो 4400। बोलोगे सर इसमें इस 82 का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, बेफालतू का डेटा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बना है, और यहाँ पर इसका कहीं पर कोई उपयोग नहीं है। मैं इसमें मल्टीपल तल्टीपल और दुनिया जहान की रियम लगा सकता हूं, लेकिन उससे मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, अरविंद ने एक वस्तु एक्स में खरीदी, उसने बीरू को 30% के हानि पर बेच दिया। बीरू ने इसे परिवहन पर 198 रुपये खर्च किए और मीनू को 50 के लाभ पर बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1053 में खरीदा तो एक्स का मान क्या होगा? सेम वही सीरीज मेथड लगेगा, उसी तरीके से तुम्हारा ये बनेगा। देखो क्या होता है, अरविंद ने मानो यहाँ पर किसी आर्टिकल को कितने में खरीदा भाई साहब, देखिएगा कितने में खरीदा, एक्स में। उसके बाद में उसने बीरू को बेचा, और बीरू को कितने के नुकसान पर बेचा, तो 30% के नुकसान पर बेच दिया। फिर उसके बाद में कहा बीरू बेचारा जो है जब खरीदता है तो बेचारे गए खरीदे गए कीमत के ऊपर में 198 रुपया वो और लगाता है अपने जेब से, और किस पे लगाता है, तो मरम्मत में लगाता है, ठीक है। और लगाने के बाद में तब उसको बेचता है, और किसको बेचता है, तो ये मेरे भाई बेचता है मीनू को। और मीनू को कितने के प्रॉफिट में बेचता है, तो 50% के प्रॉफिट में बेचता है। अगर मीनू उसे 1053 में, अगर मीनू उसे इतने में मेरे भाई खरीदता है, तो बताओ ये एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा ओवरऑल? यहाँ पर ये जो है वो आपका सवाल है। अब देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर क्या होगा। चलिए मान लीजिए इस व्यक्ति ने इस वस्तु को खरीदा है 30% के नुकसान पे, यानी अगर ये कीमत अपने आप में 100 की थी तो 30 के नुकसान में मतलब इतने में बेच दिया। फिर उसके बाद में जो भी आया 198 रुपये इसमें और लगा दिए गए, तो यहाँ पर ये और लग गया। अब ये जो नई कीमत हुई मेरे भाई यहाँ पर, इस कीमत में 50% की क्या हो गई, तो प्रॉफिट हो गई, 50% का लाभ हो गया। यानी अगर ये 100 रुपये का था तो इसको 150 का बना के बेच दिया गया, और बेचा गया तो किसको बेचा गया, तो यहाँ पर इसको 1053 में बेचा गया। तो यहाँ पर 50 के लाभ को लगाकर कितने में बेचा गया, तो एक्स का मान कितना होगा? तो आइए चलिए देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 50 से काटेंगे 3 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, 3 से अगर हम काटेंगे 3 3 के 9, 3 5 इतना, और यहाँ पर इतना। ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7/10x, 7/10x हो जाएगा, प्लस हमारे सामने 198 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 दूनी 10, और यहाँ पर इतना। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो 7/10x हमारे सामने हो जाएगा, 12 से 8 गया तो इतना, 9 से 9 गया तो इतना, और यहाँ पर ये इतने करीब में। क्या हमने सही लिखा है? नहीं, 504 होगा आपके सामने, यहाँ पर ये हो जाएगा। 7 से आप काट लीजिए तो 7 7 49, और ये हमारे सामने इतना। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 720 रुपये, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो एक बच्चा तब से कह रहा था 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल। ऐसे नहीं होता है कि 9 का मल्टीपल, किस आधार पे तुम कह सकते हो 9 का मल्टीपल? ठीक है, कि ये 9 का मल्टीपल है तो इसीलिए, और अगर 9 उसके अंदर से कट जाता तो बेफालतू की बातें हैं, तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन में जब ट्रांसफर एक से दूसरे पे, और दूसरे से तीसरे, और तीसरे से चौथे पे होता है, चाहे वो तुम वोटिंग की बात कर लो, चाहे तुम प्रॉफिट लॉस की बात कर लो, चाहे किसी भी चीज़ की बात कर लो मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना मेरे भाई, ठीक है, वहाँ सीरीज मेथड ही लगता है। क्या लगता है? सीरीज मेथड ही लगता है। आ जाओ, चलो एक जबरदस्त सा सवाल जेई का 2026 का। जेई का पेपर देखा था ना आप लोगों ने, कितना खतरनाक था, उसी का मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा ये क्वेश्चन है, पढ़िए। इसलिए मैंने कहा कि हमने आपके एग्जाम्स के टॉप 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 क्वेश्चंस निकाल करके उसको बढ़िया से आपको हम करवा रहे हैं, तो पूर्ण रूप से इसका फायदा उठाइए। एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के सेब खरीदे हैं, पहले प्रकार के 2 रुपए में 3, और दूसरे के मेरे भाई 6 रुपए प्रति दर से। उन्होंने दोनों प्रकार को बराबर संख्या में खरीदा है, सभी को 6 रुपए की दर से बेच दिया है, तो प्रतिशत जो लाभ होगा वो कितना होगा? प्रॉफिट लॉस में एक टाइप मैं आपको पढ़ाता हूं जिसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल वाला केस, ठीक है। और ये नंबर ऑफ आर्टिकल वाला केस यहाँ पर कैसे होता है, तो मेरे भाई आप वस्तुओं को खरीदते हो, बेशक अलग अलग जगह से खरीदो, लेकिन अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से खरीदते हो। कहीं पर खरीदने का रेट कुछ और, कहीं पर खरीदने का कुछ और रेट, और मिला करके फिर आप उसको बेचते हो। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है? तो उसको लिखने का तरीका होता है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यहाँ पर पैसा और यहाँ पर आर्टिकल, पहली दुकान से खरीदने का रेट, दूसरे दुकान से खरीदने का रेट, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले में 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदी है, तो आपने यहाँ पर 2 रुपये में कितना खरीदा है? 2 रुपये में 3 खरीदा है। और दूसरे में आपने 6 रुपये में खरीदा है, तो 6 रुपये में आपने 1 खरीदा है। तो पहले तो अपने सीपी का टोटल निकालो कि भाई यहाँ पर सीपी का तुम्हारा जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा। सीपी का टोटल निकालो। अगर सीपी का टोटल निकालोगे, ये 3 है, तो यहाँ भी कितना बनाओगे? 3 बनाओगे। और बनाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 आर्टिकल यहाँ, 3 आर्टिकल यहाँ, 6 आर्टिकल हो गए। 2 रुपये और यहाँ 18 रुपये, कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। तो आपने जो खरीदा वो क्या खरीदा? 20 रुपये में 6 वस्तु। आपने जो खरीदा वो क्या खरीदा? 20 रुपये में 6 वस्तु। और जब बारी आई आपके बेचने की, तो आपने कैसे बेचा और क्या बेचा? तो आपने बेचा ऑल द एप्पल एट 6 पर एप्पल। आपने मेरे भाई यहाँ पर क्या बेचा? ठीक है, तो सर दोनों प्रकार के सेब बराबर संख्या में खरीदो, सभी सेबों को 6 रुपये की दर से बेच दिया। तो मेरे भाई जितने थे, ये जितने भी तुमने खरीदे थे, ठीक है, उन सबको क्या किया? तो मेरे भाई 6 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया। यानी एक सेब की कीमत कितनी है? तो मेरे भाई यहाँ पर 6 रुपये। तो आपने जब खरीदे 6 थे तो आपको बेचने भी कितने हैं? तो 6 ही बेचने हैं। तो यहाँ पर इंटू 6
6 करोगे तो इंटू 6 ये भी हो जाएगा। तो यहीं से पता चलता है पैसे का। जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल का केस आए तो याद रखना वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु 6 थे तो यहाँ भी 6 करो, तो 6 खरीदे थे 6 बेच दिए, 20 में खरीदे थे 36 में बेच दिए। फायदा कितने का हुआ तुम्हें? तो बोलोगे सर 20 के सामान को 36 में बेचने पे 16 का फायदा। तो बस यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट देखो, 16 का फायदा 20 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे तो 100%, यहाँ पर हमारे सामने 80 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर आएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम सारे लोग सही बता रहे हैं। तो पहले खरीदते वक्त में नंबर ऑफ आर्टिकल खरीदा, देखो तुम 3 दुकान से खरीदो, 4 से खरीदो, 5 से खरीदो, फर्क नहीं पड़ता। जितने जितने जगह से खरीदोगे सबके आर्टिकल को सेम करके टोटल सीपी निकाल दो। उसी तरीके से तुम 3 जगह बेचो, 4 जगह बेचो, 5 जगह बेचो, फर्क नहीं पड़ता। जितने जितने जगह से बेचोगे उसका टोटल एसपी निकाल दो, और टोटल सीपी टोटल एसपी के नंबर ऑफ आर्टिकल को बराबर करके वहां से अपना प्रॉफिट निकाल दो। ये फंडामेंटल होता है, और इसको अपना लोगे तो सवाल तुम्हारे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार अपने माल को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके 75 का लाभ भी वो कमा लेता है। 1 किलोग्राम के जगह पर वो कितना वजन का उपयोग करेगा? ये वाला जो सवाल है ये बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, और बेईमान दुकानदार में बेईमानी कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। बेईमान दुकानदार में वो वजन का धोखाधड़ी करके मेरे भाई तगड़े तरीके से बेईमानी करता है, और तगड़े तरीके से बेईमानी करता है तो इस बेईमानी का इलाज आपको करना है। आप इस बेईमानी का इलाज कैसे करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो उसने किया था वो क्या किया था, 55% के लॉस पर बेचने का वादा किया। ठीक है, और दुकानदार अपने माल को 55 की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो 100 रुपए के सामान में 55 की हानि होगी तो बिकेगा कितने में, तो 45 में। ठीक है, लेकिन वह गलत तराजू का उपयोग करके 75 का लाभ अर्जित करता है। यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, एक गलत तराजू का उपयोग करेगा, ठीक है यहाँ पर, और लास्ट में 75 का लाभ अर्जित करेगा, यानी 100 रुपए के सामान में 75 का लाभ अर्जित करेगा तो इतने में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक की जगह पर ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पर ये वजन के चलते यहाँ पर आएगा धोखाधड़ी। तो सर वजन में 1 किलो के जगह पर वो कितना देगा, 1 किलो के जगह पर वह कितना वजन देगा, 1 के जगह पर वो कितना देगा मेरे भाई, यहाँ ये बता दो। 100 के जगह पर 45 का दावा कर रहा है, टोटल प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो ये क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसे सवालों में क्या लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सवालों को बनाने के 2 चीज़ें होती हैं, पहला उसकी भाषा को समझो, तो भाषा को जैसे समझोगे तो कंसेप्ट में उतार दोगे। तो भाषा को जैसे समझा, तुम्हें पता चल गया मुझे यहाँ रेशियो मेथड लगाना है। अब रेशियो में आते तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ठीक है, कि जब 2 भी संख्या दी गई होती है, एक और प्रोडक्ट का मान दिया गया होता है, तो बीच वाले को निकालने के लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस का भी तरीका मैं तुम्हें आज सिखाता हूँ। क्रॉस का तरीका क्या होता है, 100 है तो 100 के ऊपर में 100 लिख दो, ठीक है, और 175 है तो 175 के ऊपर में ये लिख दो। यहाँ पर देखो अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई करती है क्रॉस के साथ में, ठीक है, और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई करती है क्रॉस के साथ में। तो ओवरऑल आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 45 यहाँ, और 175 इंटू 100 यहाँ। ये वाली चीज़ आई है इसके साथ में कटने के लिए। 5 से काटेंगे तो 9 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 3 के 15, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, 50 25। यानी यहाँ पर क्या होगा, पैसा जो लिया जाएगा दोस्त मेरे वो 35 रुपए का, और जो दिया जाएगा वो कितना, 9 रुपए का। ये बताता है कि तुमने अगर सामने वाले से वजन में 35 रुपए के लिए हैं तो दे डिलीवर कितना कर रहे हो, तो खाली 9 रुपए, या 35 ग्राम के पैसे लिए तो 9 ग्राम दे रहे हो। तो क्वेश्चन में कहा गया पैसे तो तुमने 1 किलोग्राम, यानी पैसे तुमने इतने के लिए हैं। तो ये जो है दोस्त मेरे ये कितने की वैल्यू है, तो 35 का है, और यहाँ पर देना कितना है, तो 9 का मान। यानी जिसका पैसा लिए वो 35 का मान है, और जो देना है हमें 9 का देना है। बस यहाँ से आप अपना उत्तर निकालिए, काम खत्म। आप अगर देखेंगे तो आप 9,000 को 35 से भाग करके देखिए, 9,000 को आप 35 से भाग करके देखिए, तो सबसे पहली बात 35 का 2 गुना 70 यहीं पर हो जाएगा, 200 हो चुका है। 35 का 6 गुना 195 हो जाएगा। 26 से कौन सा ऑप्शन है भाई, तो 26 से तुम्हारे सामने ये है, कौन सा ऑप्शन है, तो 260.7 ये हमारा उत्तर है। ठीक है, तुम लोग सी कैसे बता रहे हो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक है, 35 का 2 गुना 70 हो गया, 20 200। 35 का 6 गुना क्षेत्र के 18 नहीं, सॉरी 6 गुना नहीं जाएगा, माफ करिएगा। 35 का 6 गुना तो 210 हो जाएगा, वो नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो ये आपके सामने सही आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे ये 257.1 ही आएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर ये आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया पैसे इतने के ले रहे हो, डिलीवर इतना कर रहे हो, तो जैसे जो तुमने लिया है वो 35 का मान है, और डिलीवरी का मान बताना है, यानी 9 का जो मान है वो बताना है कि सर यहाँ पर 9 की वैल्यू हमें बतानी है। ओवरऑल यहाँ पर ये जो होगा तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है,